रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला ख़ान हूँ। कल मैंने एक अम्ब्रेला वाटरफॉल की आपके साथ कुछ विजुअल्स शेयर किए थे और अपने एक शॉर्ट ट्रिप के बारे में बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमें इसकी पिन लोकेशन शेयर कर देते तो आसानी रहती। मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप गूगल पे आप जाकर लिखेंगे अम्ब्रेला वाटरफॉल तो उसका आपको बहुत आसानी के साथ लिंक मिल जाएगा। आपको रूट मिल जाएगा, आप उस डायरेक्शन को लें और उसके ज़रिए पहुंच जाएं। मैं भी ऐसे ही गया था, तो ये बहुत आसान है। आप गूगल मैप्स पे जाके अम्ब्रेला वाटरफॉल लिखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप इस्लामाबाद, ज़ाहिर दो रास्ते हैं इसके, एक मैंने बताया था कि आप हज़ारा मोटरवे के ज़रिए से भी जा सकते हैं, हवेलियाँ से उतरें और हवेलियाँ से उतर के भी जा सकते हैं। वो 150 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप मोनाल वाला रास्ता ले रहे हैं, पीर सुहावा वाला, तो ये 75 किलोमीटर है। और रास्ता ये भी बहुत अच्छा है, मैं यहीं से रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रास्ता है। और जिन लोगों को रावलपिंडी इस्लामाबाद की रीजन से सूट करता है, वो उनको यही रास्ता लेना चाहिए। और इसके अलावा ये जो 75 किलोमीटर मैंने आपको बताया, यहाँ से जाते हुए आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि एक जबरी गांव आएगा, उस जबरी गांव से आपने राइट एक टर्न लेना है। बस ये एक इसमें ख्याल रखना है, बाकी ये सीधा सीधा रास्ता, तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अच्छा जी, आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए कल भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र तो किया था, कोई बहुत ज़्यादा हैरत की बात नहीं है कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन मसला नहीं है, कल मैंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मसला नहीं है, और मसला इस वक्त जो है वो ये है कि मुल्क का वजूद कैसे बरकरार रखना है। तो इसलिए इलेक्शन पे इतनी तवज्जो ना दें, मुल्क का वजूद बरकरार रखने पे ज़्यादा तवज्जो दें। वो कैसे कर रहे हैं? दूसरा, उन्होंने ये कह दिया है कि जनवरी में तो बर्फ़बारी है, लोग वोट कैसे देंगे? यानी जनवरी में तो बर्फ़बारी की वजह से इलेक्शन हो नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह फरमाया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो बयान है, उनसे काउंटर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब 2008 में इलेक्शन हो रहे थे और 8 जनवरी की तारीख तय पाई थी, तो 8 जनवरी को आप कैसे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे? उस वक्त इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, इनको लग रहा था कि हम दोबारा जो है वो, यानी 2008 से पहले तक इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही थी, ये अपोजिशन लीडर रहे थे, तो इनको लग रहा था कि ठीक है, दोबारा कुछ ना कुछ इन्हें मिल जाएगा। तो उस वक्त 8 जनवरी को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। उस वक्त 8 जनवरी को बर्फ़ नहीं पड़ती थी। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन जो है वो हो गए फरवरी की 18 तारीख को। अब अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में होते हैं तो जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी 18 में कितना फ़र्क होता है? 2 हफ्ते का फ़र्क होता है। चलें 2 हफ्ते आगे बढ़ा दें इलेक्शन जी। तो मौलाना फजल रहमान साहब ये जो बहाने कर रहे हैं, कभी मौसम के, कभी जी मईशत के, ये भी कह रहे हैं कि मईशत ठीक करें, तो ये इसलिए हमें हैरत नहीं है इस बात पर। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो ये कहना ही है। ज़ाहिर है, जिस बंदे की तमाम सर्वेज़ में 1% पॉपुलैरिटी आ रही हो और उसको पता हो कि मैं 1% नशस्तें भी नहीं जीत सकता, मेरे लिए ये मसला भी हो रहा है, यानी पूरे खैबर पख्तूनख्वा से अपनी सीट भी ये नहीं निकाल सकते और 2 नशस्तें नहीं जीत सकते मौलाना फजल रहमान, तो मौलाना फजल रहमान साहब को यही कुछ कहना चाहिए जो वो कह रहे हैं। तो इस पर किसी को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हैरत इस बात पर नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, मुझे हैरत इस बात पर है कि आज डॉन और जंग ने इसको अपनी हेडलाइन में जगह दी है। यानी जंग ने तो मेन अपनी शह सुर्खी बनाया है मौलाना फजल रहमान के इस बयान को। इसका मतलब है मौलाना फजल रहमान के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। दूसरा, डॉन ने इसको नंबर 2 स्टोरी के तौर पर ट्रीट किया है। नंबर 1 स्टोरी उन्होंने मरीम नवाज के कल के जलसे को बनाया। ये भी मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि ये बाद दफ़ा होता है, चले खबरें नहीं होती हैं आपके पास और आपने इस तरह करना होता है, लेकिन मरीम नवाज के कल की जो तकरीर है उसको उन्होंने नंबर 1 स्टोरी बनाया और मौलाना फजल रहमान की स्टोरी को नंबर 2 स्टोरी बनाया। यानी इतनी इंपॉर्टेंस दी है स्टोरी को मौलाना फजल रहमान ने, जो इलेक्शन को मुख्य इल्तवा का मुतालबा कर दिया। देखना यह है कि कुछ अखबारात की मौलाना फजल रहमान की इस स्टेटमेंट को गैर ज़रूरी तौर पर इतना हाईलाइट करके पेश करना, इसके पीछे कोई प्लान तो नहीं है या कोई ये डिज़ाइन तो नहीं है। मौलाना फजल रहमान से ये स्टेटमेंट दिलवाई तो नहीं गई है, या मौलाना फजल रहमान ने दी है तो क्या ये स्टेटमेंट जो है वो रियासत के मुफाद में तो नहीं जा रही है इलेक्शन डिले करना, या इलेक्शन डिले करना हुकूमत, क्योंकि हुकूमत क्यों चाहेगी कि वक्त पे इलेक्शन हो भाई? आम तासुर यह है कि हुकूमत जिनका, जैसे पंजाब में आप देखें 3 महीने के लिए आई थी, 1 साल के लिए दाव लग गया, तो अपनी निशस्त, अपनी कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौजूदा निगरान हुकूमत को भी एक इस वक्त ऐसा माहौल या ऐसे हालात मिल गए हैं कि जिसके नतीजे में उनका भी चांस बन गया है कि ठीक है, आइन से जब रूगर्दानी हो ही रही है तो हम क्यों ना इसे फ़ायदा उठा लें? कहीं ऐसा तो नहीं है? तो ये बड़ी मेरा ख्याल तशवीशनाक और परेशान कुन बात है जो मौलाना फजल रहमान साहब
कि स्टेटमेंट को, क्योंकि हमने तो स्टेटमेंट उनका आया उसको तकरीबन इग्नोर कर दिया था। साफ नजर आ रहा था कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते या इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं। हिस्सा तो वो लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन इलेक्शन में जाने से चूंकि डर रहे हैं तो इसलिए इसको इलेक्शन में जाना नहीं चाहते और चाहते हैं कि अभी इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन अखबारात ने इसको गैर मामूली अहमियत अखबारात का देना ये मानी खेज हो सकता है। अब मैं बात कर रहा था अभी निगरान हुकूमत की, तो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया है, अनवार काकड़ साहब ने, कि 70 साल की महरूमियों को 4 महीने में ख़त्म नहीं कर सकता। तो भाई वज़ीर आज़म साहब, आपसे किसने कहा है कि आप 4 महीने में 70 साल की महरूमियों को ख़त्म करें? आपसे तो ये तकाजा ही नहीं है, आपसे तो ये मुतालबा ही नहीं है, आपसे तो ये उम्मीद ही नहीं है, आपसे तो कोई कह ही नहीं रहा कि आप 70 साल की महरूमियों का खात्मा करें 4 महीने के अंदर। कौन कह रहा है आपको? आपका ये काम ही नहीं है, आपसे ये तवक्को ही नहीं है। आपका काम है आप 4 महीने में इलेक्शन का, 3 महीने में, इनफैक्ट 4 भी नहीं, 3 महीने में आप डे टू डे अफेयर्स चलाएं और इलेक्शन का माहौल बनाएं और इलेक्शन साफ और शफाफ कराएं और घर चले जाएं। आपसे सिर्फ ये तकाजा है, आपसे सिर्फ ये मुतालबा है। आपसे कौन कह रहा है कि 70 साल की महरूमियों का खात्मा 4 महीने में करें? 70 साल की महरूमियों का खात्मा करने के लिए लोग वोट देंगे, इलेक्शन होगा, लोग उसमें वोट देंगे और जो हुकूमत मुंतखब होकर आएगी उससे लोगों का मुतालबा होगा कि वो 70 साल की महरूमियों का 5 साल में खात्मा करें, और बिल्कुल जायज़ मुतालबा होगा। और हो सकता है लोग 5-5, 10-10 साल में, कई मुल्क ऐसे हैं जो उठ गए हैं। तो ये मुतालबा अगर हुकूमत को हुकूमत करने दी जाए और वो अपनी पॉलिसियां ईमानदारी से बनाएं, अपना माल इकट्ठा करके मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजने के चक्कर में ना हो, लूटो और फूटो के कॉन्सेप्ट के जरिए ना आए, ये सोचकर ना आए कि अभी मौका मिला है, जितना माल समेट सकते हो बाहर शिफ्ट करो, पता नहीं दोबारा मौका मिलना है कि नहीं मिलना, इस कॉन्सेप्ट के ना आए। मुल्क से मुखलिस हो, महरूमियों को दूर करना चाहे और उसके रास्ते में रुकावटें ना डाली जाएं और उसको आज़ाद एक अपनी हिकमत अमली बनाने दी जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि वो मुल्क को 5 साल में, और फिर अगर वो 5 साल में अच्छा काम करेगा तो मजीद 5 साल के लिए आ सकता है, 10 साल में मुल्क के हालात बिल्कुल तब्दील हो सकते हैं। और मुल्क, दुनिया में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि 10-10 सालों में लोगों ने अपने हालात को तब्दील किया और क्या से क्या हो गए। तो ये कोई हैरत की बात नहीं है। ख़ुद आप इंडिया को देख लें, अब 20-25 साल के अंदर इंडिया जो है वो, उसकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई है। तो ऐसी, यानी ये तो हमारे हमसाये की बात है। और बाकी बांग्लादेश को आप देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, मैं दूर की यूरोप के तो मिसालें ही आपको नहीं दे रहा, अगरचे यूरोप में भी आपको कई ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। कोई 70 की दहाई में उठा, कोई 60 की दहाई में उठा, कोई 80 की दहाई में उठा, लोग उठे हैं और हम भी उठ सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि 4 महीने में, वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि मुझे 4 महीने में मैं क्या कर सकता हूँ, 4 महीने में मैं कैसे महरूमियों को खात्मा करता हूँ। नहीं हुजूर, आप अपनी इतनी टेंशन ना लें, आपको कोई कह ही नहीं रहा कि आप 4 महीने में महरूमियों का खात्मा करें। आप जनाब इलेक्शन कराएं और तशरीफ़ ले जाएं और उसके बाद जो हुकूमत आए वो महरूमियों का खात्मा करे, उससे ये तवक्कुआत है। और इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म ने सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे ऐसे ले ली हैं, जैसे पंजाब में मोहसिन नकवी साहब ने अपने सर पर जिम्मेदारियां ले रखी हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जैसे अपने कंधे पर ले रखी है कि जी मैंने ही पंजाब को अब संवार के जाना है, तो ये उनका भी काम नहीं है। इख्तियारात ही नहीं होते, निगरान हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं होते, उसने क्या करना होता है वो कर ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी तरफ वज़ीर आज़ाद कश्मीर जो हैं वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे, रियासत कैसे चलेगी, रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कैसे चलेगी अगर लोग बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे? तो उनको बिजली के बिलों की अदम अदायगी का सामना है रियासत को। और मुख्तलिफ, आज रिपोर्ट भी हुआ है कि मुख्तलिफ अजला में कितने फ़ीसद, कहीं 28% लोगों ने बिल नहीं दिए, कहीं 40% लोगों ने बिल नहीं दिए, कहीं 20% लोगों ने बिल नहीं दिए। तो जब लोगों को बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो वैसे ही बड़ा महदूद सा बजट होता है, हम रियासत के उमूर को कैसे चलाएंगे? तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। अब इसमें देखना यह है कि क्या सख्ती से लोगों से बिल वसूल करने हैं या उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाकर उनको देनी है, क्योंकि बिजली के बिल ज़्यादा हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद में बिजली नहीं रही है और लोगों को शदीद किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बिजली महंगी है और महंगी बिजली लोगों को मिल रही है, लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे, रियासत उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसको जो है वो मेरा ख़्याल है एक बेहतर तरीके से और समझदारी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, देखिए मरीम नवाज़ का रात जलसा हुआ, उस पर कुछ मैंने रात बात की थी। मरीम नवाज़ के जलसे में किस किस्म के लोग शरीक थे? एक तो कोई ऐसे लोग थे जो उनके मुखालिफ थे और यानी उससे ये लगता है कि मरीम नवाज़ के जलसे में एक तो लोग थे ही नहीं, मतलब छोटी सी तंग गली में ये जलसा हुआ, नाकाम जलसा इसको ही कहेंगे, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। इस दफ़ा तो बल्कि वो लोग जो नून लीग के छोटे छोटे जलसों की भी हिमायत में हमारे जर्नलिस्ट दोस्त आ जाते हैं,
कि जी वाह जी वाह शानदार जलसा हो गया। इस दफ़ा तो उन बेचारों की हिम्मत नहीं हुई कि इस जलसे को कामयाब करार दें और कहेंगे छा गई है मरियम नवाज़। लेकिन एक छोटा सा क्लिप ये देखें ज़रा, 11 सेकंड का। अब ये मरियम नवाज़ शादरा वालों कह रही थी और इधर चोर चोर के नारे जलसे के अंदर खड़े होकर नौजवान लगा रहे थे। तो नौजवानों से फिर कैसे तवक्को करेंगी मरियम नवाज़ कि उनके ग्रीवेंसेस का खात्मा कर किए, उनकी तसल्ली कर किए बगैर वो इस इलेक्शन में उतर सकें। एक वीडियो मैंने रात ट्विटर पर लगाई, उस पर कुछ लोगों ने तनकीद की और कहा कि जहनी मरीज़ आदमी है, इस जहनी मरीज़ की वीडियो हटा दें। मैंने क्यों लगाई और मैंने क्यों नहीं हटाई, ज़रा पहले ये क्लिप देखें फिर मैं बताता हूँ। और मरियम नवाज़ मेरी अम्मी है और कैप्टन सफदर साहब जो वो मेरे वाला साहब हैं, क्योंकि 5 मिनट में शादरा में मेरी अम्मी यहाँ पे जलसा करने आ रही है। तो सारों ने कहना है एक बारी फिर शेर। नवाज़ मेरा नाना है, शहबाज शरीफ जो वो मेरा दादा है, हमदा शहबाज शरीफ मेरा मामू है। क्योंकि मेरी अम्मी, मैं हर जलसे में जाता हूँ 21 तरीक नू, क्योंकि मेरे नाने ने। अच्छा, कुछ लोगों ने ट्विटर पर कहा ये जहनी मरीज़ आदमी है तो जहनी मरीज़ को आप हटा दें, इसकी वीडियो ना लगाएं। मेरा नहीं ख्याल कि ये जहनी मरीज़ आदमी है। मेरा ये ख्याल है कि ये इस तरह के जलसों में बाज़ औक़ात ये जो हमारे यहाँ अब तो बहुत तादाद बढ़ गई है चर्सियों भंगियों की और नशे के आदि अफराद की, तो उनको आप 500-500 रुपया 1000-1000 रुपये देते हैं और कहते हैं यार फ़लाँ जगह पे चलना है। ऐसे लोगों को पहले भी ये रिपोर्ट हुआ है कि जो किसी ने कोई प्रोटेस्ट करना हो, जो कोई जुलूस निकालना हो, उसमें भी ले जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस जैसे लोगों को जो है वो थोड़े थोड़े पैसे दे के आप लाते हैं और सिर्फ इतना सिखा देते हैं कि आपने जाकर ये कहना है कि एक बारी फेर तो शेर। तो ये जो है वो इस तरह के लोग जब आकर अपने उस नशे की हालत में होते हैं या उसके असर में होते हैं तो फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ज़हनी माजूर नहीं है बल्कि नशे का आदी कोई शख्स है और इस तरह के लोगों को भी कल के जलसे में लाया गया। अच्छा चलिए, सभी लोग नशे में नहीं हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखें, मुस्तफ़ा कमाल तो नशे में नहीं है लेकिन वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 22 की 22 सीटें कराची से MQM जीत जाएगी। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे जीत जाएंगे 22 की 22 सीटें। एक सीट मतलब एक सीट की बात करें, 2 की बताएं, मुझे हल्का बताएं ना मुस्तफ़ा कमाल साहब। मैं इंतखाबी सियासत को थोड़ा बहुत जानता हूँ और हल्कों पे वर्किंग करता हूँ, मुझे आप हल्का बताएं ना किस हल्के से जीतेंगे। आप कहें ये वाला हल्का यहाँ से मैं सीट निकालूंगा, ये और ये 2 हल्के हैं जी, ये 3 हल्के हैं, यहाँ से तो हमारी सीट निकल आएगी। हल्का बताएं, छोड़ें बाकी बातें, 22 की 22 को तो छोड़ देना आप। तो ऐसे लोग जिन्होंने नशा नहीं भी किया होता वो भी जब इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आप किससे तवक्को रखेंगे कि वो कोई समझदाराना बातें करेगा। तो ये MQM 22 सीटें जीतने जा रही है, हालात ये हैं। आखिरी बात मैं सिर्फ करना चाहता हूँ और बहुत ही परेशान कुन अफसोसनाक चीज़ है, और वो ये है कि PIA के 5 मज़ीद तैयारे जब से ग्राउंड हुए हैं, परसों से 2-3 दिन हो गए, और PIA का फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर है। जिसने सुबह 8 बजे जद्दा जाना है, कराची एयरपोर्ट पे कल ये हुआ कि जिसने 8 बजे की फ़्लाइट थी और वो शाम 2-2:30 बजे तक नहीं जा सकी, तो उसके बाद मुझे नहीं पता वो कब गई। अब मैं पहले भी कह रहा था कि एहराम की पाबंदियाँ होती हैं, लोग बेचारे एहराम पहन के बैठे होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर और फ़्लाइट जो है वो घंटों डिले हो जाती है। तो PIA को भाई खुदा के लिए प्राइवेटाइज़ कर दें। प्राइवेटाइजेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है और इसको चलने दें, मुल्क को भी चलने दें, PIA को भी चलने दें। और ये जो स्टाफ भर्ती किया हुआ है ये मरते नहीं हैं, इनका अल्लाह ताला कोई और निज़ाम बना देगा या इनको कहीं और नौकरियां दे दें, रियासत कहीं और पर एडजस्ट कर दे। मैं नहीं कहता इनको बेरोज़गार करें, लेकिन ये जो जहाँ पर 5 बंदों की जगह है वहाँ पर आप जब 50-50 बंदों को लगाएंगे या 150-150, 200 बंदों को लगाएंगे। आपने प्राइवेट एयरलाइंस का अमला देखा है? मसलन कभी आपको एयर ब्लू में सफ़र करने का इत्तफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि 4 बंदे बैठे होते हैं जब आप उस कतार में लगे होते हैं जहाँ पर आपको बोर्डिंग पास मिलता है। तो वो 3 ख़वातीन होंगी, 2 मर्द होंगे, 3-4 लोगों का अमला होगा, कतारें लगी होंगी, वो आपको बोर्डिंग पास जारी करेंगे और आप जाके अपने गेट पे बैठ जाएंगे। जब अपने गेट पे चले जाते हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वही अमला, वही लोग उठकर जो है वहाँ से उठेंगे जो बोर्डिंग पास आपको दे रहे थे और वो गेट पर आ जाएंगे और वो आपके बोर्डिंग पास पे चेक करेंगे और आपको अंदर भेजना शुरू कर देंगे। यानी प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो ये अलग अलग लोग भी नहीं भर्ती करती कि बोर्डिंग पास के लिए अलग अमला रखें और वहाँ गेट के ऊपर ड्यूटी देने के लिए अलग अमला रखें। प्राइवेट एयरलाइंस अपने लोग ऐसे बचाती हैं और PIA माशाल्लाह
छः बंदे डेस्क पे बैठे होंगे, 6 बैकअप में होंगे, 6 पीछे खड़े होंगे और गेट पर 6 बंदे अलग होंगे। तो इस तरह तो एयरलाइन फिर नहीं चलेगी। तो प्राइवेट जो एयरलाइंस हैं, पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइंस को देख लें, एयर ब्लू को देख लें, उनसे सीख लें, उनसे पूछ लें कि भाई ये कैसे चलाते हैं एयरलाइन। शायद खाकान अब्बासी साहब का भी तजर्बा है, उनसे पूछ लें कि भाई ये कैसे चलानी है एयरलाइन, वो आपको बता देंगे। तो कोई खुदा का खौफ खाएं, लोगों पे हालत पे रहम खाएं। लोग बेचारे गलती से PIA का टिकट करा ही लेते हैं, तो उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात यह है कि मरियम औरंगज़ेब साहब और जावेद लतीफ़ साहब, आपके बार बार अदालत समन जारी कर रही है, दहशतगर्दी की अदालत। आपको पहले भी बुलाया था, आप नहीं गए। अब 14 अक्टूबर को आपको फिर बुलाया हुआ है, आपके समन जारी हो गए हैं। प्लीज़ अदालत आपका इंतज़ार कर रही है, आप जाइए। इजाज़त दे दें, अल्लाह हाफ़िज़।